मीडियम ऑफ सॉल्वेंट, जो मीडियम है, जिस मीडियम में हम रिएक्शन हमारी कैरिड आउट हो रही है, जिस मीडियम में हमारी रिएक्शन हो रही है, और रेडिएशन इफेक्ट्स, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था, एंड एज वेल एज कैटलिस्ट। तो किस तरीके से ये फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं, कि किस तरीके से टेम्परेचर जो रेट है उसको इंक्रीज करता है, कैसे रेट जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको इंक्रीज होने पर, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है इंक्रीज कर रही थी। आज उसी क्लास में उसी टॉपिक यानी जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पर रेट कैसे डिपेंड करता है, एक टॉपिक है रेट लॉ। रेट लॉ यानी इससे पहले मैं थोड़ा ये क्या बताता है, कॉन्सेंट्रेशन पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है कैसे डिपेंड करता है उसके बारे में बात करता है। तो थोड़ा सा बात करूंगा लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ, लिखना नहीं है इसमें, डायरेक्ट मैं आपको रेट लॉ बताऊंगा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन पर नहीं जबकि एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसका मतलब समझिए कि रेट जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो बात करता है कि डायरेक्टली ये नहीं कहता कि जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पर तो निर्भर कर रहा है, लेकिन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन, उसके अकॉर्डिंग जो रेट है वो एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लो कोई रिएक्शन है स्मॉल a प्लस स्मॉल b कैपिटल B, क्या बनते हैं, एक प्रोडक्ट बनता है C। a b क्या है, स्टैक्योमेट्री ऑफ a and b। a and b, what is small a and small b? स्टैक्योमेट्री ऑफ कैपिटल A कैपिटल B रिएक्टेंट रेस्पेक्टिवली, है ना। तो ये A और B के रेस्पेक्टिवली क्या है, स्टैक्योमेट्री है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट होता है dx/dt यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, dx क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, dt क्या है, चेंज इन टाइम, वो होता है या प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जो उनकी स्टैक्योमेट्री है उन कॉन्सेंट्रेशन टर्म के क्या लगा दिया जाए, रेज्ड यानी पावर में लगा दी जाती है, रेज्ड टू सम पावर, यानी जो सम पावर है वो क्या होती है, स्टैक्योमेट्री है। इस तरीके से रेट क्या करता है, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया कि जो रेट है इस तरीके से डिपेंड नहीं करता, जो डिपेंड करता है वो करता है कि यदि A और B की जगह मैं कोई टर्म लगा दूं x और y, क्या लगा दूं, x और y लगा दूं, तो इस तरीके से क्या करता है, डिपेंड करता है। ये x और y A के यानी स्टैक्योमेट्री के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और x does not equal to A and y does not equal to B, ऐसा हो सकता है। यानी जो ये पावर्स हैं वो स्टैक्योमेट्री के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यानी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है एक्सपेरिमेंटली, वो इस तरीके से लिखा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, रेट लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेट लॉ, क्या कहा जाता है। तो मैं लिखूंगा रेट लॉ, क्या है रेट लॉ, थोड़ी सी थ्योरी डेफिनेशन लिख रहा हूं। रेट लॉ, रेट लॉ इज एक्सप्रेशन in which rate of
डायरेक्टली या रेट ऑफ रिएक्शन गिवन in terms of concentration of reactants with concentration of reactants with some powers raised to concentration term with some powers raised to concentration raised to concentration, some powers raised to concentration term which may be or may not be equal to stoichiometry coefficient in balance chemical equation। मतलब बताता हूं, ये क्या है, ये रेट लॉ का क्या है, डेफिनेशन है। वो कहता है रेट लॉ इज एक्सप्रेशन इज एन expression in which rate of reaction given in terms of concentration, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन टर्म में दिया जाता है। किसकी कंसंट्रेशन टर्म? रिएक्टेंट की। ए और बी क्या है? रिएक्टेंट है। इनकी कंसंट्रेशन टर्म में क्या दिया जाता है? रेट दिया जाता है विद सम पावर्स, यानी कुछ पावर्स लगाई जाती है इन कंसंट्रेशन टर्म पर। ये जो पावर्स हैं जो इक्वल हो सकती हैं, ये पावर्स इक्वल हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती। मैंने कहा टर्म्स which may be or may not be equal to the stoichiometry, यानी जो पावर्स हैं वो इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। किसके? स्टोइकियोमेट्री के इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। यदि मैं लिखता हाफ या मान लो हाफ ए गिव्स बी, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो सकती है। इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे? ए गिव्स टू बी लिखा जा सकता है, बिल्कुल। यदि किसी बैलेंस इक्वेशन की स्टोइकियोमेट्री है, बैलेंस इक्वेशन की क्या है? स्टोइकियोमेट्री। यहाँ 1/2 है, यहाँ 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या होगा? 1 होगा। यानी 1A गिविंग 2B। यानी किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म की फॉर्म में लिखा जाता है और इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर कुछ पावर लिखी जाती है। ये पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यही क्या है? रेट लॉ है। रेट लॉ इज एक्सप्रेशन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन गिवन
in terms of concentration of reactants with some powers raised to concentration term, which may be or may not be equal to stoichiometry coefficient in balanced chemical equation, या with each term raised to, ऐसे लिख सकते हो, with each term raised to, या थोड़ा सा मॉडिफाई करो, with each term, वो भी सही था, गलत नहीं था, थोड़ा सा मॉडिफाई, with each term raised to some powers which may be or may not be equal to stoichiometric coefficient in balanced chemical equation। बात वही है, थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है, वही बात थी। तो इसे ही क्या कहा जाता है, इस एक्सप्रेशन को ही क्या कहा जाता है, इस एक्सप्रेशन को ही रेट लॉ कहा जाता है। तो थोड़ा सा लिखोगे, उसके बाद ये डेफिनेशन लिखनी है, तो लिखना अकॉर्डिंग टू, या फिर ऐसे लिखना अकॉर्डिंग टू, छोड़िए, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional, rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactants, directly proportional to the concentration of reactants, नीचे लिखना according to law of mass action, according to the law of mass action, rate of reaction depends on active concentration of reactant, active concentration से मतलब ये था कि जो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, यहां लॉ ऑफ मास एक्शन ने माना कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सारी की सारी, यदि 1 मोल ले रहे हैं, 2 मोल ले रहे हैं, 20, 50, 100, 200 जितने भी मोल्स रिएक्टेंट के हैं, वो कुछ अमाउंट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती, इनएक्टिव रहती है। जो एक्टिव अमाउंट है उसे ही एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं। जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, जो जिस कॉन्सेंट्रेशन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे ही एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन बोला जाता है। डिपेंड ऑन एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर ए hypothetical reaction, तो hypothetical reaction क्या है? स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B gives C। ठीक है, तो रेट dx/dt जनरल एक्सप्रेशन लिखा हूं रेट के लिए। ये टर्म ये नहीं बता रही कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है या रिएक्टेंट के लिए ये रेट लिखी जा रही है, मैं जनरल लिख रहा हूं और मैंने प्लस में दिखाया dx/dt प्रोपोर्शनल टू है a की पावर x एंड b की पावर y, और इस इक्वेशन को क्या लिखा जा सकता है, dx/dt इज इक्वल टू k a की पावर x b की पावर y
वेयर यहां बता सकते हैं कि क्या है, कि क्या है, कि कांस्टेंट है। क्या है? एक कांस्टेंट है विच इज नोन एज रेट कांस्टेंट। यहां ऑब्लिक लगा के रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट या रेट कोएफिशिएंट या स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। कांस्टेंट है विच इज नोन एज रेट कांस्टेंट, रेट कोएफिशिएंट, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन में ये लिखोगे रेट लॉ इज एन एक्सप्रेशन, रेट लॉ इज एन एक्सप्रेशन in which rate of reaction given in terms of concentration of reactants with each term raised to some power. These power may or may not be equal to, these powers may or may not be equal to stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation. ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद आगे बात करते हैं। Which may be or may not be equal to stoichiometric या stoichiometric coefficient in balanced chemical equation। पूरी डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद डेफिनेशन लिखने के बाद x may be equal to a or x may not be equal to a, so y may be equal to b or y may not be equal to b। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। क्या लिखोगे? इस तरीके से लिखोगे। और नेक्स्ट इफ पेज कर रहा हूं, इफ लिख लिया, ये एक्सप्रेशन जरूर लिख लेना, एक्सप्रेशन जरूर लिख लेना। इफ, यदि एक बात बताओ, यदि इस इक्वेशन में मैं कहूं कि कॉन्सेंट्रेशन में 1 ले लूं, यूनिटी ले लूं, क्या ले लूं, यानी कॉन्सेंट्रेशन क्या ले लूं, 1 मोल पर लीटर पर 1 मोल पर लीटर ए के लिए, ऐसे ही बी के लिए 1 मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन की टर्म कुछ भी हो, उसको क्या लेना है, 1 के इक्वल लेना है। यदि 1 के इक्वल लेंगे तो 1 की रेज यानी 1 की पावर कुछ भी हो, तो जो रिजल्ट आता है क्या आता है, 1। यानी इफ concentration of reactant taken unity, क्या unity, then rate of reaction said to be specific reaction rate, the rate of reaction said to be specific reaction rate। यानी इट मीन्स, यहां लिख रहा हूं, देखो थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, ठीक है, यहां से तो dx/dt A की कॉन्सेंट्रेशन B की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगी और विच इज इक्वल टू 1, तो dx/dt इक्वल टू क्या होगा, K। यही K क्या है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन सेड टू बी स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बात क्लियर।
ये चीज़ें थोड़ा सा बेसिक्स आप पढ़ के आए हो, लेकिन मैं बिल्कुल स्मूथली चल रहा हूँ, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आगे बात करते हैं ना, ठीक है। ये हुए रेट लॉ के बाद। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इधर से रीड कर रहा हूँ। मैंने कहा था जो रेट लॉ है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। कैसे डिटरमाइन किया जाता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। जब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है तो हम कह नहीं सकते कि किसी भी रिएक्शन के लिए जो रेट होता है वो किस प्रकार से होता है। और हम जानते हैं कि जो ऑर्डर है, जब हम रेट एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हो रहा है। तो ऑर्डर को डिफाइन कैसे किया जाता है कि जो रेट एक्सप्रेशन में या रेट लॉ में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म की कुछ पावर्स हैं उनका एल्जेब्रिक सम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वी नो दैट ऑर्डर कैन बी नेगेटिव। अब उस बात पे भी आएंगे कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेशन पावर्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इफ वी राइट द एक्सप्रेशन अगेन A प्लस B प्लस C और लिख सकते हैं। यहां मान लो P यानी प्रोडक्ट मिला तो dx अपॉन dt और A यहां A की पावर x, B की पावर y एंड C ए डिफरेंट पावर लेनी पड़ेगी, वो क्या होगी? z। यहाँ ऐसा नहीं है x y के इक्वल नहीं हो सकता, y z के या z x के इक्वल नहीं, ये तीनों इक्वल हो सकते हैं, वो सिचुएशन है ना। लेकिन ये स्टोइकियोमेट्री के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसे n से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z। तो इसमें लिखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हेडिंग डाला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हेडिंग डालना है। इसमें लिखना रेट ऑफ रिएक्शन, देखो रेट ऑफ रिएक्शन can be determined experimentally, so rate law expressed in terms of concentration. Rate law expressed in terms of concentration experimentally. So for a next line में for a hypothetical reaction small a capital A plus b plus c dx upon dt equal to a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। और नीचे लिख लेना order of reaction is represented by order of reaction represented by small n, so ये लिख लेना dx upon dt, ये लिख लेना। so order of reaction for above reaction, order for above reaction
can be written as order n equal to x plus y plus z, x plus y plus z, x plus y plus z। तो डेफिनेशन क्या होगी ऑर्डर की? तो डेफिनेशन लिखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द order of the reaction, order of the reaction is order of a reaction, order of a reaction is the sum of some algebraic, ऐसे लिखना algebraic sum of order of a reaction is algebraic sum of power, algebraic sum of powers of concentration term, powers of concentration, algebraic sum of powers of concentration term in rate law expression, algebraic sum of powers of concentration term in rate law expression। तो नीचे एक लाइन में लिखना ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, अगर ऑर्डर कैन बी नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव कॉमा फ्रैक्शनल हो सकता है, कैन बी जीरो और या एंड कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शनल एंड जीरो भी हो सकता है। जीरो होगा तो हम बात करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये क्या है? ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन हो गया। तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद यूनिट डिटरमाइन करते हैं कि यूनिट्स क्या हो सकती हैं किसी भी किसके लिए, रिएक्शन के लिए, या यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ऐसा लिखना। तो छोटी सी हेडिंग, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट। मान लो कोई ऐसी रिएक्शन हो, देखो यहां वास्तविकता में ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी हो, ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, ये भी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। इसकी रेंज क्या है? x, y एंड z। तो शॉर्ट में मैं लिख सकता हूं जो dx अपॉन dt है उसको कैसे लिखा जा सकता है? उसको लिखा जा सकता है कि कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, क्योंकि हमें पता है x प्लस वाई प्लस जेड क्या है? n के इक्वल है। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मुझे k देखना है, k की यूनिट देखनी है, और रेट को क्या लिखा जा सकता है? रेट को लिखा जा सकता है मोल पर लीटर, ठीक है, अपॉन, देखो इसको कैसे लिखना? मोल पर लीटर, या ऐसे लिखो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन या कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स, टाइम भी तो है, देखो टाइम इनवर्स अपॉन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। तो मैं लिख सकता हूं k कैन बी कॉन्सेंट्रेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, ये लिखा जा सकता है 1 माइनस n लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, कोई बड़ा इश्यू नहीं। तो कॉन्सेंट्रेशन पर, अब कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिखा जाता है? मोल पर लीटर में डिटरमाइन किया जाता है, एक्सप्रेस
एक्सप्रेस किया जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन हो गई मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स या टी इनवर्स, ठीक है। अब मोल क्या किसी और तरीके से लिखा जा सकता है क्या, कह ऐसा छोड़ दो, ठीक है। इफ n इज 0 तो k क्या होगा, k की यूनिट्स क्या होंगी, देखो 1 माइनस 0 हो जाएगा तो जो यूनिट होगी n इक्वल टू 0 यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, ठीक है। और इफ n इज 1 तो k देखो 1 माइनस 1 0 तो इस टर्म की पावर 0 होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो k की जो यूनिट होगी वो होगी टाइम इनवर्स, या पूरा लिख लो टाइम इनवर्स। इसके लिए जब n इक्वल टू 1 हो, इफ n इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 1 माइनस 2 है तो जो यूनिट होगी वो हो जाएगी लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स। टाइम तो हमेशा ही इनवर्स रहेगा पर टाइम लीटर मोल इनवर्स। अब देखो कुछ बच्चे प्रॉब्लम आ रही है कि भाई सर कैसे लीटर, देखो मोल पर लीटर है, ठीक है, इसकी पावर क्या है -1 है। देखो 1 माइनस 2 करोगे तो -1 हो जाएगी, तो मोल की पावर -1 तो मोल इनवर्स। लीटर की पावर क्या है, यदि ऊपर लिखूंगा तो लीटर -1 की पावर -1 तो ये क्या हो जाएगा लीटर लिखा जाएगा, लीटर हो जाएगा ना। देखो 1 लीटर की पावर -1 है तो इसको रिवर्स लिखा जा सकता है तो लीटर लिखा जा सकता है। ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा L -1 ठीक है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स इसी तरीके से n इक्वल टू 2 के लिए लिखा जा सकता है k इक्वल टू लीटर का स्क्वायर, ठीक है, लीटर का स्क्वायर मोल इनवर्स इनटू टाइम इनवर्स, ठीक है। इस तरीके से लिखा n इक्वल टू 3 के लिए, n इक्वल टू 3 के लिए यूनिट्स इस तरीके से होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा ठीक है डिस्कशन करेंगे क्या होते हैं। सबसे पहले मैं nth ऑर्डर पढ़ाऊंगा। यदि किसी भी रिएक्शन के लिए कोई या फिर मॉलिक्यूलरिटी की बात करनी है तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलरिटी डिस्कस करते हैं, उसके बाद nth ऑर्डर के लिए रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन कैसे होता है, इंटीग्रेटेड रेट फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।